गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं पटेल नील कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 विषय स्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 2 रैखिक सहसंबंध। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना। 11वीं कक्षा में मध्यवर्ती स्थिति के माप, प्रसार मान, विषमता इत्यादि अध्ययन में हमने मात्र एक चल के लक्षणों का अध्ययन किया है। हमने कक्षा 11 में जो हमारा थर्ड चैप्टर था मध्यवर्ती स्थिति के नाप, जिसमें हमने प्रसार मान तथा विषमता इत्यादि में सिर्फ एक ही चल के बारे में अध्ययन किया है। अभी तक हमारा अध्ययन एक चल के वितरण एवं सीमित था, यानी कि एक चल तक ही सीमित था, परंतु अधिकांश परिस्थितियाँ ऐसे उपस्थित होती हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक चलों का संयुक्त अध्ययन इच्छनीय व आवश्यक होता है। जैसे कि हम किसी कंपनी की किसी एक वस्तु की वार्षिक बिक्री का अध्ययन कर रहे हो तो साथ साथ कंपनी के लाभ के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उस पर से इन दो चलों उत्पादित वस्तु की बिक्री एवं उससे होने वाले लाभ के बीच कैसा और कितना संबंध है उसे जाना जा सकता है। किसी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा और चावल की उपज, वस्तु या मूल्य व उसकी मांग, परिवार की आय और खर्च, पिता और पुत्र की ऊंचाई, पति व पत्नी की आयु इत्यादि कुछ परिचित उदाहरण हैं जो एक दूसरे पर आधार रखते हैं, जिसमें दो चल का अध्ययन होता है। जिनमें चलों के युग्म के बीच संबंध दिखाई देते हैं, उसी प्रकार अधिकांश परिस्थितियों में देखा जा सकता है कि दो चलों के बीच संबंध होता है। इस अध्याय में और इसके पश्चात के अध्याय में हम दो परस्पर संबंधित चलों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक चल की सूचना एकत्रित करके प्राप्त किए गए उसके वितरण को एक चलीय वितरण कहते हैं। जो एक चल की सूचना, यानी कि एक चल की सूचना को हम एकत्रित किए गए और हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसके ऊपर से हमने एक चलीय वितरण प्राप्त किया है, यानी उसे हम एक चलीय वितरण कहेंगे। जैसे कि किसी एक विषय में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, किसी कंपनी में कार्य करने वाले व्यक्तियों की मासिक आय, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों के ड्राइवर की आयु का वितरण। किसी इकाई के दो भिन्न भिन्न लक्षणों की एक ही समय पर एकत्रित किए गई सूचना को द्विचल सूचना कहते हैं, यानी कि किसी इकाई में दो भिन्न भिन्न चलों लक्षणों को एक ही समय में हम एकत्रित करें और उस पर से सूचना प्राप्त करें, उसे द्विचल सूचना कहते हैं, और उस पर से प्राप्त उसके वितरण को द्विचल वितरण कहते हैं। जैसे कि वस्तु का मूल्य व उसकी पूर्ति, किसी एक समूह के परिवारों का मासिक खर्च व बचत, पति की आय व पत्नी की आयु का वितरण। दो या दो से अधिक चलों के मूल्यों में एक साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बहुचलीय और आंशिक सहसंबंध द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद क्या है? रैखिक सहसंबंध, अर्थ व परिभाषा। अधिकांश परिस्थितियों में दो चलों के मूल्यों में एक साथ परिवर्तन होते देखा जाता है। दो चलों के मूल्य में एक साथ होने वाले परिवर्तन मुख्य दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है? दो चलों के बीच कार्य कारण का संबंध हो, और दूसरा किसी अन्य कारण के प्रभाव से उन दोनों चलों के मूल्य में परिवर्तन हो। किसी विस्तार की वार्षिक वर्षा और चावल की उपज के उदाहरण में अधिकांश रूप से वर्षा अधिक हो तो चावल की उपज भी बढ़ती है, और यदि वर्षा कम होती है तो चावल की पैदावार भी कम होती है। अतः
यहाँ वर्षा यह कारण है जबकि चावल की पैदावार यह कार्य है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की आय समान रहती हो तब उसका खर्च बढ़ने से बचत घटती है और खर्च घटने से बचत बढ़ती है। यहाँ खर्च यह कारण है जबकि बचत यह कार्य है। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में दोनों चलों में होने वाले परिवर्तन कार्य कारण के संबंध का निर्देश करते हैं। कभी कभी दोनों चल परस्पर आधारित होने पर भी किसी एक चल के कारण एवं दूसरे चल के कार्य निश्चित रूप से कहे नहीं जा सकते। अब है सहसंबंध और सहसंबंधांक। दो चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता के माप को सहसंबंध कहते हैं, जिसे संकेत में R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सहसंबंधांक दो सहसंबंधित चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता या मात्रा प्रदर्शित करने वाला संख्यात्मक माप है। इस नाप को सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने निर्देशित किया था, उसे प्रस्तुत किया था। सहसंबंध के अध्ययन की विधियाँ। दो चलों के बीच रहे सहसंबंध के स्वरूप एवं संबंध की घनिष्ठता जानने हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित पद्धतियों का उपयोग होता है, जिसमें पहला है विकर्ण आकृति की रीत, दूसरा है कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की रीत और तीसरा है स्पेरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि। इन सब विधि में हम दो विधि का उपयोग करेंगे, कार्ल पियर्सन की और स्पेरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि। अब है कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि। हम पहले देख चुके हैं कि दो चलों के बीच के सहसंबंध की मात्रा को प्रदर्शित करते संख्यात्मक माप को सहसंबंधांक कहते हैं, जो दो चलों के बीच के संबंध को दर्शाता है। इस सहसंबंधांक को सर्वप्रथम सांख्यिक कार्ल पियर्सन ने सूचित किया था, इसलिए उसे कार्ल पियर्सन सहसंबंधांक के रूप में जाना जाता है। उसे गुणन प्रघात के रूप में भी जाना जाता है। उसे संकेत में R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें तीन सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है साम्यतः, जब दोनों माध्यम x बार और y बार पूर्णांक हो तब R के लिए निम्न सूत्र का उपयोग होता है। जब हमें x बार और y बार पूर्णांक में मिले तब हम कौन सा सूत्र यूज़ करेंगे? R बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार बटे वर्गमूल में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू वर्गमूल में सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये सूत्र हम कब उपयोग करेंगे? जब हमें x बार और y बार पूर्णांक में दिया हो तब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। सहसंबंधांक R के लिए अन्य सूत्र भी निम्नानुसार है। जब सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार x का प्रमाणित विचलन Sx, y का प्रमाणित विचलन Sy तथा n के मान को जानते हो तब R का निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। जब हमें यह सब रकम दी गई है तब हम R को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र यूज़ करेंगे? R बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बटे n इंटू Sx इंटू Sy। जब सिग्मा xy माध्य x बार और y बार x और y का प्रमाणित विचलन तथा n का मान ज्ञात हो तब R के निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। जब हमें यह सब रकम दी गई हो तब हम R के लिए कौन सा सूत्र यूज़ करेंगे? R बराबर सिग्मा
एक्स आई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बटे एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। और जब x बार और y बार अथवा दोनों अपूर्णांक हों, यानी कि जब x बार और हमें y बार दोनों अपूर्णांक दिया गया हो, तब हम r का सूत्र r बराबर n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई बटे में वर्गमूल n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वेयर इंटू वर्गमूल में n इंटू सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वेयर। इस सूत्र का उपयोग करेंगे जब हमें x बार और y बार अपूर्णांक में दिया हो तब। कार्ल पियर्सन सहसंबंधांक की धारणाएं किस पर आधारित है? जिसमें पहला है दो चलों के बीच रैखिक सहसंबंध हो, और दूसरा है दो चलों के बीच कार्य कारण का संबंध हो, और यदि इस प्रकार का संबंध न हो तो सहसंबंध अर्थहीन है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। इसके बाद है सहसंबंधांक के गुणधर्म, जैसा जिसमें पहला है सहसंबंधांक का मान -1 से 1 तक के अंतराल में होता है। जो हमें r का मूल्य प्राप्त होगा वह -1 से +1 के बीच ही होगा। दूसरा, सहसंबंधांक का मान इकाई मुक्त है, उसमें किसी भी प्रकार का इकाई नहीं होता है, किसी भी प्रकार की हम इकाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, इन सब इकाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ r का मूल्य ही लिख सकते हैं। तीसरा है x और y के बीच का सहसंबंधांक तथा y और x के बीच का सहसंबंधांक एक समान होता है। अगर हम x और y के बीच सहसंबंध ज्ञात करेंगे और y तथा x के बीच सहसंबंध ज्ञात करेंगे तो दोनों का मूल्य एक समान ही होगा। चौथा है सहसंबंधांक उद्गम बिंदु परिवर्तन एवं नाप के परिवर्तन से नहीं बदलता, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। पांचवा है यदि दो चलों में से किसी भी एक चल के मूल्यों के चिन्हों को बदला जाए तो सहसंबंधांक का चिन्ह भी बदल जाता है। अब है कार्ल पियर्सन की विधि के गुण दोष। सबसे पहले गुण, जिसमें पहला है इस विधि द्वारा दो चलों के बीच के सहसंबंध के प्रकार एवं उसके बीच के संबंध की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं, उसके बीच के संबंध को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, दो चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध को नापने के लिए सबसे प्रचलित विधि है। तीसरा, वह सहसंबंध की घनिष्ठता, गहरा, सामान्य या फिर कम को संख्या में प्रदर्शित कर सकता है। अब इसके दोष, पहला है यह विधि इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि दो चलों के बीच रैखिक सहसंबंध है, अतः यदि दोनों चलों के बीच रैखिक सहसंबंध न हो फिर भी इस विधि के उपयोग द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो उसके आधार से संबंध विषय किया गया अर्थघटन गलत मार्ग पर ले जाएगा। दूसरा है सहसंबंध के मान पर अंतिम अवलोकनों का अत्यंत ही प्रभाव पड़ता है, उसका अत्यंत ही बड़ा या फिर छोटा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है इस विधि से प्राप्त सहसंबंध का अति सावधानीपूर्वक अर्थघटन हो यह आवश्यक है, नहीं तो दो चलों के बीच के संबंध में विषय में गैर समझ उपस्थित होने की पूर्ण संभावना रहती है। अब हम अगले वीडियो में स्वाध्याय 2.2 की शुरुआत करेंगे।